नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक मिसाइल जिसका टॉप सीक्रेट मिसाइल के रूप में निर्माण किया जा रहा था और सीक्रेट तरीके से ही इसका परीक्षण किया गया है। हालांकि आप इस मिसाइल का परीक्षण पहले देख चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जुलाई 2025 में हमने एक सेशन भी किया था। ईटीएलडी एचसीएम एक मिसाइल है भारत की, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जो बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डेवलप की गई है। हाल ही में इस मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया गया, लेकिन ये जो सफल परीक्षण था इस तरीके से रहस्यमय हुआ है कि ज्यादातर मीडिया जो न्यूज एजेंसी हैं उनमें कहीं भी इसे कवर नहीं किया गया। लेकिन कुछ ऐसी न्यूज एजेंसी थी जहां पर ये खबर लगातार आ रही थी, और हमारी नजर भी इस पर थी कि भाई ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाए। तो देखिए यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या कि एक न्यूज जो है वो जी न्यूज में छपी है। ये आज की न्यूज है, 23 दिसंबर की न्यूज है, और आज इसको छापा गया कि मीट इंडियाज मैक 8 मिसाइल्स ईटीएलडी एससीएम हिट्स कराची इन 10 मिनट्स, एवेट्स ऑल डिफेंस सिस्टम। यानी एक ऐसी मिसाइल भारत ने डेवलप की है, इसका सफल परीक्षण किया है, जो मात्र 10 मिनट में कराची पहुंच सकती है और किसी भी डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आती है। यानी ऐसा दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस मिसाइल को ट्रैक कर सके, डिटेक्ट कर सके। अब ऐसी मिसाइल बना लेना, इसका मतलब कहीं ना कहीं दुश्मन के लिए ये खतरे की घंटी है। तो यहाँ एक और चीज आपको बताएं कि इंडिया इंडियन नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी पर ये पोस्ट एक छापी गई, और ये पोस्ट छापी गई थी आपकी 17 दिसंबर को। यानी इस समय ये न्यूज चर्चा में आई, लेकिन सोशल मीडिया या फिर जितने भी न्यूज एजेंसी थी उन पर ये कवर नहीं की गई। तो मुझे भी ऐसा लगा कि हो सकता है भाई इस तरीके से छाप दिया हो, लेकिन जी न्यूज ने अब इससे कंफर्मेशन दी है। इसके अलावा देखो दोस्तों, ये आप समझना कि इस न्यूज के बारे में हमसे ज्यादा पाकिस्तान को टेंशन है, और पाकिस्तान में इसमें पूरा एक आर्टिकल पाकिस्तान के द्वारा इस पर छापा गया। और ये न्यूज कब की है? 22 दिसंबर 2025 की है। पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स स्ट्रेटेजिक लीप फॉर वर्डेंड गैम्बल। अब यहाँ इस पूरे आर्टिकल को, वैसे तो ये इसमें लिखा गया है कि एआरएफसी के तहत ये बात की गई है। अगस्त 2025 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का गठन करने की बात कही थी। और ये बात सामने निकल कर क्यों आई? क्योंकि भारत के द्वारा लगातार ऐसे कुछ वेपन्स बनाए जा रहे हैं जिनका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान कभी बना भी नहीं पाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पाकिस्तान में अक्सर होती रहती है। ब्रह्मोस समझिए पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना है जो कभी वो भूलने वाले नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने जब ब्रह्मोस के बारे में, जब इतनी सुपरसोनिक मिसाइल भारत की, ब्रह्मोस का जो कहर पाकिस्तान ने देखा है, अब उससे एडवांस मिसाइल अगर बनकर आती है तो फिर पाकिस्तान में चर्चा होना लाजमी था, और बाकायदा इसकी चर्चा हुई। देखिए यहाँ पर, इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड a टेस्ट ऑफ द एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ईटीएलडीएचसीएम इन जुलाई 2025, a new hypersonic weapon developed under प्रोजेक्ट विष्णु। यानी 2025 में हमने इस मिसाइल का जो परीक्षण किया उस पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चर्चा हुई। और अब 22 दिसंबर को जब इस मिसाइल का, यानी परीक्षण तो 17 दिसंबर के आसपास हो गया था, लेकिन ये खबर वहां लेट तक पहुंची, और यहां भी कई जगह पर ये खबर अभी ज्यादा चर्चा में नहीं आई, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं इस खबर को एक तरीके से सीक्रेट रूप से रखा गया। अब देखो यहाँ एक चीज समझिए आप कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात हम करें, तो सबसे ज्यादा कोई जो चर्चित प्रोजेक्ट है जो हमारे डिफेंस सेक्टर में शुरू किया गया, वो है प्रोजेक्ट विष्णु। प्रोजेक्ट विष्णु जो है डीआरडीओ के निर्देशन में भारत सरकार ने शुरू किया, और ये टॉप सीक्रेट एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 12 प्रकार के हाइपरसोनिक सिस्टम भारत डेवलप कर रहा है। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। और इसमें निजी क्षेत्र की हमारी यानी कंपनी जो है, प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर, ये सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम किसके नेतृत्व में चल रहा है? डीआरडीओ के। आत्मनिर्भर भारत का ये बहुत बड़ा उदाहरण भारत में बनने जा रहा है।
अब इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का जो सबसे अहम वेपन्स है, जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, उसे कहा जा रहा है ETLD-SCM। एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे ना तो डिटेक्ट किया जा सकता है, ना ही ट्रैक किया जा सकता है। दुश्मन का रडार इस मिसाइल को पकड़ नहीं सकता और दुश्मन जब तक इसे डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, ट्रैक करने की कोशिश करेगा, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये दुश्मन के जो टारगेट्स हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं, दुश्मन के जो ठिकाने हैं, उनको तहस-नहस कर देगी। इस मिसाइल का थोड़ा-सा कंपैरिजन अगर आप देखें, ब्रह्मोस और इस मिसाइल के बारे में बात करें, तो आपको पता लग जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल कितनी खतरनाक है, ये पूरी दुनिया जानती है। ब्रह्मोस मिसाइल में रामजेट इंजन लगाया गया है। आप सभी को पता है कि भारत और रूस ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है और भारत को इसे बनाने में लगभग मान के चलिए 20 से 25 वर्ष लगे थे। 2001 में हमने इसका सफल परीक्षण किया था। उसके बाद फिर हमने इसमें बहुत सारी टेस्टिंग की है और अब ये ऑपरेटिंग मोड में आई है। ठीक है। हमने रामजेट तकनीक, रामजेट जो इंजन होते हैं वो बहुत एडवांस इंजन होते हैं, क्रायोजेनिक इंजन से भी एडवांस होते हैं और ये ऐसे इंजन होते हैं जिनमें ऑक्सी कारक के रूप में ऑक्सीजन भेजनी नहीं पड़ती है, ये खुद हवा से ले लेते हैं। लेकिन इनकी जो स्पीड होती है, यानी फ्यूल जो होता है इनका, ऑक्सी कारक की उपस्थिति में फ्यूल के जलने की जो स्पीड है वो सुपरसोनिक स्पीड से थोड़ी सी कम होगी या फिर सुपरसोनिक तक हो सकती है। लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड से फ्यूल को जलाना या सुपरसोनिक जो फुल फ्लैश सुपरसोनिक स्पीड है, उस स्पीड पर फ्यूल को जलाना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन भी कहां से ली जाए, डायरेक्ट वायुमंडल से, उसके लिए एडवांस इंजन चाहिए होते हैं। उनको कहते हैं स्क्रैम जेट इंजन और सुपर कंबस्टन रामजेट इंजन। तो भारत ने रामजेट तकनीक यानी रामजेट इंजन के लिए भारत किस पे डिपेंड था, रूस पर। और इस मिसाइल की गति हमने कितनी दी, जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी गति है 2.8 मैक और रेंज इसकी है 450 किलोमीटर। पहले तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर ही थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 450। अब सोचिए इस मिसाइल का खौफ इतना ज्यादा है, इतनी महत्वपूर्ण मिसाइल है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ नहीं पाते हैं। अब इस मिसाइल से 3 गुनी क्षमता की मिसाइल बनाना भारत के लिए बहुत कठिन कार्य था। यानी आप ऐसे कह सकते हैं जैसे तूफान में माचिस जलाने वाला काम है, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया है। डीआरडीओ के निर्देशन में अब हमने जो ETLD-SCM मिसाइल बनाई है, इस मिसाइल की अगर आप खास बात देखेंगे, इसमें स्क्रैम जेट इंजन है, सुपर कंबस्टन रामजेट इंजन, जो कि रामजेट इंजन का एडवांस फॉर्म होता है। बहुत ज्यादा हाई स्पीड, बहुत ज्यादा पावर मिसाइल को देता है। ठीक है, ये हमने स्वदेशी तकनीक से स्क्रैमजेट बनाया है और उसको इसमें लगाया है। फिर इसकी गति कितनी है, मैक 8। अगर ब्रह्मोस से तुलना करें तो 3 गुना गति है, ब्रह्मोस से 3 गुना तेज ये मिसाइल चलती है। अगर इसकी रेंज की बात करें, मारक क्षमता, ब्रह्मोस की हाईएस्ट रेंज 450 किलोमीटर, यहाँ पर मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। यानी ये भी 3 गुने से क्या है, ज्यादा है। तो कहने का मतलब एक ऐसी मिसाइल का सपना कि जो रडार की पकड़ में नहीं आए, रडार जब तक उसको पकड़े, डिटेक्ट करे, तब तक वो दुश्मन को हमला करके नष्ट कर दे। ऐसी मिसाइल का जो सपना था वो भारत ने पूरा कर लिया है, उसे हकीकत में बदल दिया है। और इसका पहला परीक्षण भारत ने, यहाँ पर देखिए भारत का जो पूर्वी तट है ये, यहाँ से पहला परीक्षण 14 जुलाई 2025 को यहाँ से सफल परीक्षण किया गया। 14 जुलाई 2025 को ETLD-SCM का जो सफल परीक्षण हुआ, उसमें इस मिसाइल के जितने भी पैरामीटर्स थे सभी को यहां परखा गया और ये मिसाइल पूरी तरह से सफल रही। इस मिसाइल का परीक्षण करते ही भारत दुनिया के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया जिनके पास में हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, जैसे कि अमेरिका, रसिया और चाइना। ये 3 ही ऐसे देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स वेपन्स रखते हैं और उसमें भारत भी अब शामिल हो गया, यानी भारत चौथा देश बन गया है। अब यहां पर आप एक चीज समझिए, इस मिसाइल की फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड ट्राजेक्ट्री। यानी इसका जो ट्राजेक्ट्री पाथ है वो एक्सटेंडेड है क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा है। लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक, लंबी अवधि तक ये कार्य करने वाली है। और हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका मतलब इसकी स्पीड 5 मैक से क्या होगी, ज्यादा होगी। 5 मैक से ज्यादा कितनी है, 8 मैक की स्पीड है। 8 मैक की स्पीड का मतलब हो गया 9,800 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर इसकी स्पीड बताई जा रही है 9,800 से लेकर 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिसाइल उड़ सकती है। अगर इस स्पीड से इस मिसाइल को छोड़ा जाए
फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से इस मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं तो इसे कराची पहुंचने में 10 मिनट का समय लगेगा। यानी जो लिहारी आप धुरंधर में देख रहे हैं, उस लिहारी को तहस नहस करने में 10 मिनट का समय भारत को लगेगा। पूरा इसमें तहस नहस किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है अगर हम इसे दिल्ली से लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि हमारा ऐसा पर्पज नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर ही ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो इसकी रेंज कितनी है, 1500 किलोमीटर। वॉरहेड कैपेसिटी कितनी है, 1000 से 2000 किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जा सकती है। और 1000 से 2000 किलोग्राम का विस्फोटक यानी जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है, अगर किसी भी ठिकाने पर डाला जाए तो बड़े बड़े सैन्य ठिकाने बंकरों को भी नष्ट किया जा सकता है। यानी इस मिसाइल से हम एक बड़ी क्षमता हासिल कर लेते हैं। एक और बेहतरीन जो फीचर है इस मिसाइल का, इस मिसाइल की जो विशेषता है वो समझिए। हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि अग्नि 5 है, अग्नि 4 है, अग्नि 3 है, पृथ्वी मिसाइल है, ये सब हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनकी रेंज काफी अच्छी होती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स जानी जाती हैं रेंज के लिए, ठीक है, और इनकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। रेंज बहुत ज्यादा है, स्पीड अच्छी होती है। क्रूज मिसाइल की क्या बात है, क्रूज मिसाइल की स्पीड अच्छी होती है लेकिन उनकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन क्रूज मिसाइल मैनरेबल होती हैं, जब चलती हैं तो सब जमीन की सतह के पास से रास्ता बदलते हुए चलती हैं, तो दुश्मन का रडार उनको पकड़ नहीं पाता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स की दिक्कत यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को जब लॉन्च किया जाता है तो बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से एक फिक्स्ड पाथ पर चलती हैं और यहां जाके फिर टारगेट को नष्ट करती हैं। ये जो फिक्स्ड पाथ है जिसे हम कहते हैं प्री डिटरमाइंड पाथ, पूर्व निर्धारित पथ होता है इसका। स्पीड दुश्मन को पता है, रेंज पता है, तो दुश्मन इसको पता लगा लेता है कि इस ट्राजेक्टरी पाथ पर ये किस तरीके से आ रही होगी और दुश्मन के रडार से जो रेडियो तरंगें चलती हैं वो इसे डिटेक्ट कर लेती हैं। डिटेक्ट करके फिर इसे ट्रैक भी किया जा सकता है। देखो यहां पर दोनों चीजों में अंतर समझना, किसी चीज को डिटेक्ट करने का मतलब है कि उसकी इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाना कि ये मिसाइल आ रही है। ट्रैक करने का मतलब है उसका पीछा करना कि इस समय वो कहां पर है, अगले 1 सेकंड में कहां पर है। समझिए बात। डिटेक्ट का मतलब है पहली दफा उसको पहचान लेना कि मिसाइल आ रही है। फिर ट्रैकिंग का मतलब है उसके पीछे पीछे उसको क्या करना, उसकी ट्रैकिंग करना, मतलब उसके पीछे पीछे जाना और फिर उस पर इंटरसेप्टर मिसाइल से हमला करना और उसे हवा में क्या कर देना, नष्ट कर देना। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारी जितनी हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है कि प्री डिटरमाइंड पाथ होता है तो दुश्मन के रडार से उसे डिटेक्ट करना, ट्रैक करना आसान होता है और दुश्मन इंटरसेप्टर मिसाइल से इसे नष्ट कर सकता है। हालांकि इंटरसेप्टर मिसाइल से इन्हें नष्ट करना तभी संभव होगा जब दुश्मन के पास में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होगा। पाकिस्तान के पास तो ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम हमें नजर नहीं आता है, लेकिन चाइना के पास में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और चाइना के खुद के डिफेंस सिस्टम भी हैं। हार्ड जो डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका का है। समझिए बात। चलिए, अब देखिए आप, अभी जो हम मिसाइल की बात कर रहे हैं ये तो पुरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हो गई। हम बात कर रहे हैं किसकी, ETLD-SCM, जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं है, क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइलों में मैन्युवरेबिलिटी पहले से ही होती है, जमीन के पास से उड़ान भरती है। लेकिन एक मिसाइल में मैन्युवरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हो, यानी समय के साथ मुड़ने की क्षमता, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो और जमीन के पास से उड़ान भर रही हो, तो उसको इंटरसेप्ट करना या फिर मैं कहूं उसको डिटेक्ट करना, ट्रैक करना असंभव सा हो जाता है। तो ETLD-SCM मिसाइल के बारे में यही खास बात है कि इस मिसाइल को की लोकेशन पता करना, इसकी ट्रैकिंग करना असंभव है। दुनिया के बेहतरीन जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 थार्ड, ये भी इसे पता नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं जमीन के करीब टेरेन हगिंग और दिशा बदल सकती है ये मिसाइल। इस तरीके से देखो मैनरेबल, डायरेक्शन का पता ही नहीं लगेगा। दुश्मन का जो रडार है, चलिए मान लीजिए इसने इसको डिटेक्ट भी कर लिया, एक बार पता कर लिया कि मिसाइल आ रही है, लेकिन इसकी ट्रैकिंग करना आसान नहीं है क्योंकि रडार जिस उपकरण से यहाँ पर रेडियो तरंगें भेजी जाएंगी, जिस रडार से या एयर डिफेंस सिस्टम से, उनकी भी तो एक स्पीड है। लेकिन यहाँ पर स्पीड मिसाइल की इतनी ज्यादा है कि ये इसको कंपेयर नहीं कर पाएगा और इस तरीके से इस मिसाइल की ट्रैकिंग करना बड़ा मुश्किल काम है।
तो कहने का मतलब इसीलिए कहा जा रहा है कि दुनिया के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाएंगे और उस पर दुश्मन पर हमला करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर अभी हम बात कर रहे थे स्क्रैम जेट इंजन, रामजेट इंजन। यहां पर थोड़ा और मैं क्लियर आपको कर देता हूं। देखिए, रामजेट इंजन या फिर स्क्रैमजेट इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, एक चीज आप समझना कि इन सभी में एक चीज कॉमन है कि इनमें फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन लिया जाता है और ये हाइड्रोजन लिक्विड स्टेट में लिया जाता है। हाइड्रोजन गैस है, इसको द्रव में बदला जाता है, बहुत कम तापमान पर इसे रखा जाता है, -253 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इस फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर के रूप में हम किसको काम में लेते हैं? ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीडाइजर का काम करता है और इसे भी द्रव अवस्था में बदला जाता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब होता यह है कि फ्यूल की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीकारक भरना पड़ता है हमें, और ऑक्सीकारक भरना पड़ता है तो उसमें हमारी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ती है एक तो। दूसरा, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए बड़ा टैंक लगाना पड़ता है, मिसाइल का वजन बढ़ेगा, रॉकेट का वजन बढ़ेगा, जहां भी आप इस तकनीक को उपयोग में ले रहे हैं। तो यहां पर वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम यहां से फ्यूल भर के तो भेज दें, यानी एक ही टैंक लगाएं जिसमें फ्यूल भरा हो, लेकिन ऑक्सीजन का टैंक हो तो सही, लेकिन खाली टैंक भेजें और उस टैंक में ये मिसाइल या रॉकेट जब हवा में उड़े तो वायुमंडल की ऑक्सीजन को ले और उसी का डायरेक्ट उपयोग करके फ्यूल का दहन कर दे, फ्यूल को जला दे। तो इसे कहते हैं रामजेट तकनीक। क्रायोजेनिक से एडवांस जो तकनीक लाई गई वो थी रामजेट तकनीक, जो ऐसे इंजन थे जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इनको सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन कहते हैं। लेकिन रामजेट इंजन एक निश्चित गति से, एक निश्चित स्पीड से ही फ्यूल का दहन करते थे। अब उससे ज्यादा सुपरसोनिक स्पीड से, हाइपरसोनिक स्पीड से जब आपको ईंधन को जलाना है ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो फिर बनाए गए स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन ऑक्सीजन को हवा से लेता है और सुपरसोनिक स्पीड से फ्यूल को जलाकर बहुत ज्यादा तीव्र गति से मिसाइल को उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। अच्छा, स्क्रैम जेट इंजन हमने कहीं से बाहर से नहीं लिया है। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया, और सफल परीक्षण भी 1000 सेकंड के लिए। ध्यान रखिए, स्क्रैम जेट इंजन का डीआरडीओ ने जो सफल परीक्षण किया, उसमें स्क्रैम जेट इंजन ने 1000 सेकंड तक लगातार कार्य किया। 1000 सेकंड को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 16 मिनट के आसपास का समय है, 16 से 17 मिनट के बीच में। अब सोचिए, ये मिसाइल 10 मिनट में कराची पहुंच रही है। अगर स्क्रैमजेट इंजन इसे 16 मिनट तक चलाएगा तो इसका मतलब ये किसी भी टारगेट को भेज सकती है। पाकिस्तान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम हमला नहीं कर सकें। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बहुत दुखदाई मिसाइल हो सकती है अगर आगे कभी युद्ध की संभावना बनती है। अत्यधिक तापमान सहने की क्षमता। देखिए, मिसाइल्स जो होती हैं जब उनमें फ्यूल जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहां बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, और उस हाई टेम्परेचर पर अगर सामान्य कोई मेटल से इस मिसाइल की बॉडी बनी है, स्ट्रक्चर बना है, तो वो पिघल जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देखिए, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान जनरेट होता है। अब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टील या फिर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई धातु ये रह पाएगा क्या? इसको सहन कर पाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए विशेष प्रकार के मटेरियल या मिश्र धातु, सुपर एलॉय बनाए जाते हैं। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं, इस मिसाइल में विशेष हीट रेसिस्टेंट मटेरियल्स और थर्मल बैरियर कोटिंग्स डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। यानी हीट को रेसिस्टेंट करने वाले मटेरियल्स इसमें, इसकी स्ट्रक्चर में लगाए गए हैं और कोटिंग की गई है। ये कोटिंग आपको दिख रही होगी, ये थर्मल बैरियर कोटिंग है जो तापमान के लिए बैरियर का काम करती है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हीट जो है वो इस मिसाइल के मेन स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमेशा सुरक्षित रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। इस तरीके से मिसाइल अपने पर्पज में सफल हो जाती है। इस मिसाइल का रणनीतिक महत्व और भविष्य क्या है? ये रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये मिसाइल दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन स्थापित कर देगी। दक्षिण एशिया का मतलब, दो चीजों से हम बात कर रहे हैं। हमारे जो थ्रेट है वो कौन है? पाकिस्तान और चाइना। तो पाकिस्तान में तो खौफ पैदा है, और चाइना को ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि चाइना के पास भी क्या है? हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक वेपन्स है। लेकिन चाइना के साथ हमें बैलेंस स्थापित करना है, तो हमारे पास भी इसका होना बहुत जरूरी था। तो ये दक्षिण एशिया में हमारी स्थिति हो जाती है।
पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक डिटेरेंट के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना दोनों को काउंटर बैलेंस किया जाएगा। उम्मीद है कि 2030 तक ये पूरी तरह से सेना में शामिल हो जाएगी। देखिए, अब इसके 2 सफल परीक्षण हो चुके हैं, यानी जुलाई 2025। ठीक है, ये तो सार्वजनिक रूप से डीआरडीओ ने हल्ला मचा के किया था, लेकिन दिसंबर 2025 का जो परीक्षण है वो थोड़ा सा टॉप सीक्रेट रखा गया, और लेकिन परीक्षण सफल हो गया है। ये पूरी तरह से अब स्थापित हो गई है बात। यह रिपोर्ट रेखांकित करती है कि भारत अब रक्षा तकनीक के क्षेत्र में केवल आयातक नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन गया है। दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों को खुद बनाने में सक्षम हो गया है, और यही बात हमें अब सुकून देती है कि भारत अब डिफेंस के क्षेत्र में वेपन्स जो है उनका केवल इंपोर्टर नहीं है, बल्कि भारत निर्माता है और एक्सपोर्टर भी बन रहा है। यानी बहुत भारी मात्रा में हमने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी एक टेक्निकल न्यूज, जिसमें हमने एक मिसाइल के बारे में बात की, एक्सटेंडेड ट्राजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ETLD-SCM, जो कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी मिसाइल बनने जा रही है, जिसके 2 सफल परीक्षण हो चुके हैं। अच्छी और बेहतरीन खबर के साथ में फिर से आपसे रूबरू होंगे, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।